ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ये मैं सर एक सर दो चीजें छूट गई थी कल हमारी। सर सर, एक मिनट क्लियर कर दूं थोड़ा कॉन्सेप्ट का। हाँ जी, बता दीजिए एक बार। सर ये जो सूत्री है ना, उसको ना समसूत्री विभाजन कहते हैं। मतलब ये इसमें इस बुक में थोड़ा सा आधा दिया हुआ। समसूत्री मतलब कि सूत्र माने गुणसूत्र बोला गया है, और सम मतलब बराबर। तो इसमें जो माइटोसिस होता है उसमें दो विभाजन होते हैं, तो ऐसे याद रखेंगे। समसूत्री माने सूत्र की संख्या सेम होती है 46। और मियोसिस होता है उसको अर्धसूत्री कहते हैं। मतलब 46 थे तो वो बिल्कुल आधा हो जाता है, 23n हो जाते हैं, तो वो चार में डिवाइड होते हैं। तो 23 ऐसे करके याद रख लेंगे। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लक्ष्मी जी थी क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, थैंक यू जी। ये चीजें छूट गई थी, ये मैं आज पढ़ा देता हूँ, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम आपको हर चीज क्लियर होनी चाहिए। अगर क्लियर ना हो तो आप मुझे बताओ। मुझे लगा कि कल का टॉपिक में थोड़ा सा दिक्कत थी, इसीलिए मैं रुका था आज में। ये कल के टॉपिक में छूट गया था, ये मैं आज बता देता हूँ कि कोशिका का जो क्या है कि इसको स्टडी को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। पहले इसको साइटोलॉजी बोलते थे कि कोशिका की संरचना का अध्ययन करना। लेकिन अब आधुनिक समय में इसको सेल बायोलॉजी कहते हैं। सेल बायोलॉजी। और सेल बायोलॉजी के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं कि इसमें स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। कि इसका स्ट्रक्चर की, जैसे कि स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इसका स्टडी किया जाता है। और फंक्शनल, इसके अंदर की क्या फंक्शंस है, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन है, इस टाइप की जो चीजें हैं अंदर की डिटेल जानना, वो सेल बायोलॉजी है। अब जैसे कि कोशिका कैसे कार्य करती है, बायोकेमिस्ट्री क्या है, जेनेटिक उसके पीछे क्या रीजन है इसके पीछे होने का, इस प्रॉब्लम होने का, ये जो स्टडी किया जाता है वो सेल बायोलॉजी कहलाता है इसका। और एक छूट गया था कल कि सेल शब्द कहाँ से आया। ये शिला से आया। और शिला का मीनिंग क्या होता है कि होलो कैविटी, अर्थात खोखली गुहा की जो खोखली जगह है वो शिला है, और यहाँ से इसका नाम सेल आया है। और सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। और इसका काम क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्योंकि यूनिट है तो इसी से ही पूरा शरीर का निर्माण हुआ, इसलिए बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इसको कहते हैं। कि ये हमारे जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक मेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। और सभी जीवित जीव कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। कि ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसके अंदर कोशिका नहीं होगी। कोशिका नहीं है तो प्राणी भी नहीं हो सकता। अब सेल थ्योरी, ये सबसे ज्यादा मेजर इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। सेल के वर्क क्या होते हैं, कि सभी जीव कोशिकाओं से निर्मित है, ये सेल थ्योरी है। कि थ्योरी का मतलब कि जो सेल होगा ही होगा, इसको कोई बदल नहीं सकता, उसको थ्योरी बोलते हैं। और ये किसी उसने दिया है। तो किस जितने जीव हैं सब कोशिकाओं से मिलके बनते हैं। कोशिका जीवन की संरचनात्मक मीनिंग स्ट्रक्चरल, क्रियात्मक यानी फंक्शनल, और आनुवांशिक यानी जेनेटिक यूनिट है। और सभी कोशिकाएं रासायनिक संगठन एवं उपापचय की दृष्टि से सामान्य। मीनिंग क्या है कि लगभग लगभग उनके अंदर जो मेटाबॉलिज्म, जो क्रियाएं होनी है, और भी जो एक्टिविटीज होनी है, लगभग लगभग सब में सेम होती है। कुछ एक परिवर्तन होता है अलग अलग कोशिकाओं में। हर एक नर कोशिका की उत्पत्ति पूर्व उपस्थित कोशिका, मीनिंग जो हमने पढ़ा था ना, मिटोसिस माइटोसिस की समसूत्र विभाजन, अर्धसूत्र विभाजन, की कोशिकाओं से ही कोशिका बनेंगी, अलग से कोई बाहर से कुछ नहीं आएगा। अपने आप ही सेल डिवीजन होता है इसका। कि जीवन की सत्ता के लिए जरूरी है सेल, सेल नहीं है तो जीवन भी नहीं है। सभी जीव क्रिया इसलिए कर पाते हैं क्योंकि कोशिकाएं आपस में आंतरिक क्रियाएं करती हैं। कि कोशिकाएं एक्टिविटी करती है, जैसे कोशिका ग्रोथ कर रही है, अपने आप ही रिपेयरिंग का काम भी कर रही है, वो अपने आप ही प्रोटीन का सेंसलेशन कर रही है, एंजाइम्स अपने आप बना रही है। कि एक कोशिकाएं होती है मेन वर्क जो इन चीजों को करती है, सबसे मेन बेसिक हमारी बॉडी का। और ऑर्गेनिज्म फंक्शंस बिकॉज इन एक्टिविटी जेनेटिक, ये सेम वही था। ठीक है, ये मैंने आपको कल पढ़ा दिया था। और इसमें एक चीज और जरूरी छुट्टी थी, ये वाली। इसको आप ध्यान देंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि आगे फिर जब हम डाइट पढ़ेंगे वहां पे फिर आएगा। फिर जब मैं योगा थेरेपी पढ़ाऊंगा फिर आएगा। उससे अच्छा है कि मैं थोड़ा सा आपको अभी बता दूं इसके बारे में। कि इलेक्ट्रोल अभिगमन तंत्र और क्रेब साइकिल इसी के अंदर होती है। क्रेब साइकिल में क्या होता है कि जैसे कि यूज ऑफ, बोलते हैं ना कि प्राणायाम का क्या महत्व है। कि शरीर में अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या होगा। कि जैसे कि प्रोसेस होता है क्रेब्स साइकिल, डिटेल में बाद में बताऊंगा, अभी आप हल्का हल्का सुन लीजिए। कि ग्लाइकोजन से, जैसे कि हम खाना खाते हैं एक्स्ट्रा ग्लूकोज बनती है, वो ग्लूकोज हमारे लीवर में और स्किन में स्टोर होती है।
अब जब टाइम आने पे जो ग्लाइकोजेनेसिस जो प्रोसेस होता है कि वो जो स्टोर जो ग्लाइकोजन वापस जब ग्लूकोज में बदलती है, तो क्या होता है अगर शरीर में ऑक्सीजन की कमी है तो लैक्टिक एसिड में परिवर्तन हो जाएगी, और लैक्टिक एसिड से ही बॉडी के पेन होते हैं, जैसे कमर में दर्द हुआ, घुटने में दर्द हुआ, थाई में दर्द हुआ, जो ऑलमोस्ट जो मस्कुलर जो पेन होते हैं ना, वो लैक्टिक एसिड की वजह से होती है। और लैक्टिक एसिड कब बनता है? वो ऑक्सीजन की कमी में बनता है। अगर बॉडी के अंदर ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में होगी तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो क्रेब्स साइकिल होती है, तो वो ऑक्सीजन अगर पूरा होगा तो लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा, वो एटीपी एनर्जी में चेंज हो जाएगी और उससे हमें शरीर को और ज्यादा एनर्जी मिलेगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही ये क्रेब साइकिल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये योगा थेरेपी में भी आप भी याद रख सकते हो कि क्यों प्राणायाम का इतना महत्व है। साइंटिफिकली ये महत्व है प्राणायाम का कि क्रेब साइकिल इससे में इसका रोल होता है ऑक्सीजन का। माइटोकॉन्ड्रिया 5 से 10 दिन जीता है। इसकी लंबाई 3 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर होती है और चौड़ाई इतनी होती है, ठीक है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया के जो वर्क होते हैं कि इलेक्ट्रॉन अभिगमन यंत्र के द्वारा एटीपी का संश्लेषण होता है, कि तभी तो इसको पावर हाउस कहते हैं, जब इसमें ये इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र और वसा का ऑक्सीडेशन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर स्टेरॉइड्स का संश्लेषण होता है, और जो हीमोग्लोबिन होता है ना एचबी के लोह युक्त भाग को भी संश्लेषण, यानी कि इसका जो हिमिन वाला पार्ट होता है जो लोहा, वो यहीं से बनता है, ठीक है। बाकी तो मैंने आपको कल पढ़ा दिया था, सेम वही है। अब हम करते हैं हम टिश्यू। इतना आपका क्लियर हो गया होगा, हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा जो मुख्य विषय है टिश्यू, टिश्यू पे हम पढ़ेंगे, और मेरा फोकस ज्यादा उन पॉइंट पे रहेगा जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड है, क्योंकि जैसे कि कुछ चीजें वो हमारे एग्जाम में आएंगी ही नहीं, तो हम उन चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, आप अपने आप उन चीजों को पढ़ लेंगे। मेन जो चीजें होंगी वो मैं आपको करवा रहा हूँ, कि जैसे कि टिश्यू क्या होती है कि समान रचना तथा समान कार्यों वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। ऑलमोस्ट 1995 ये डेफिनेशन रहती है, जैसे उस दिन अनिरुद्ध जी क्वेश्चन पूछ रहे थे, कुछ एक अलग से होती हैं लेकिन ऑलमोस्ट डेफिनेशन यही होती है टिश्यू की, कि समान रचना और समान कार्य की, एक जैसी ही रचना होगी और एक जैसी कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह को ही उत्तक कहते हैं। और उत्तक कितने टाइप का होता है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, कि उत्तक 4 प्रकार के होते हैं। उपकला यानी कि इपिथेलियल टिश्यू, ये टिश्यू है, शायद रह गया गलती से, इपिथेलियल टिश्यू। और संयोजी उत्तक किसको कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। और पेशीय उत्तक किसको कहते हैं? मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। और नर्वस टिश्यू, चार चार ये हो गए, जैसे कि ये एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, स्तंभाकार उपकला उत्तक का एग्जाम्पल है ये, आप बाद में देखेंगे इसको। ये आगे यानी कि 4 प्रकार की होती है, कि पहला हम इपिथेलियल को हम स्टडी करेंगे थोड़ा सा, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इपिथेलियल यानी उपकला उत्तक क्या होते हैं। अब उपकला उत्तक जो है कि जो शरीर की सतह, मीनिंग की अंदर की तरफ, जैसे त्वचा सतह बाहर की तरफ त्वचा में, तथा खोखले अंगों में। खोखले अंग कैसे है? जैसे पेट है, पेट खोखला अंग है। और अंदर की जो खोखले अंग कौन से हैं? जैसे कि लार्ज इंटेस्टाइन खोखली है अंदर से, यानी कि जो खोखली जगह है, अंगो अमाशय, गर्भाशय, गर्भाशय जहाँ बच्चा बनता है, गुहा और रक्त वाहिनियों आदि की भीतरी जो सतह होती है अंदर से, वो इपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। मीनिंग की जो खोखली जगह है, इस तरीके से आप याद करो, खोखली जगह ही एपिथेलियल टिश्यू वहां पे पाया जाता है। और भी टिश्यू होते हैं लेकिन ज्यादातर वहां पे पाया जाता है ये। और इसके काम क्या होते हैं एपिथेलियल टिश्यू के? ये प्रोटेक्शन का काम करता है, मतलब कि ये सुरक्षा करता है अंगों की। और एब्जॉर्शन का कार्य करता है। एब्जॉर्शन मतलब कि जरूरी चीजें, जैसे कि हम उसमें एक्सक्रीशन सिस्टम में पढ़ते हैं कि जो वहां पे यूरिन तो काफी निकलता है, लेकिन बाहर निकलते निकलते 99.5% वापस एब्जॉर्ब में विटामिन कई एब्जॉर्ब कर लिए गए। तो ये एब्जॉर्शन का जो काम है वो एपिथेलियल टिश्यू का होता है। ज्यादातर सीक्रेशन का भी वर्क होता है, कि सीक्रेशन करना हो, जैसे कि म्यूकस को सीक्रेट करना हो, और भी कई एंजाइम्स वगैरह सीक्रेट करने, वो इसका एपिथेलियल टिश्यू का काम होता है। एक्सक्रिएशन मतलब कि शरीर से चीजों को बाहर निकालना, जैसे कि अभी यहाँ पे त्वचा भी आया था, कि त्वचा में होता है, त्वचा से क्या निकलता है? त्वचा से पसीना निकलता है।
टाइप्स ऑफ इपिथेलियल टिश्यू की इपिथेलियल टिश्यू कितने प्रकार का होता है? मेनली जो है इपिथेलियल टिश्यू दो प्रकार का होता है। लिखा हुआ है कि सिंपल इपिथेलियल अर्थात हिंदी में बोले तो सरल उपकला, और दूसरे प्रकार का है कंपाउंड इपिथेलियल। इसको हिंदी में बोलते हैं मिश्रित, हाँ मिश्रित बोलना चाहिए, मिश्रित उपकला उत्तक। ठीक है, ये दो प्रकार का हो गया, और दोनों के 5-5 टाइप। ज्यादा जरूरी नहीं है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, कि जैसे कि स्क्वेमस एपिथेलियस, क्यूबॉइडल एपिथेलियस, कोलुमिनर एपिथेलियस, सिलेट एपिथेलियस, ग्लैंडर एपिथेलियस, कि इसके जो नाम है सल की, जैसे कि सॉफ्ट होता है, घनाकार यानी कि घन की आकृति का क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर होता है। जैसे ये है एग्जांपल, ये रहा, ये क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर है, देखिए वर्गाकार आकृति का, क्यूब की आकृति का है ये। तो इनके स्ट्रक्चर के आधार पर इनका नाम है। स्तंभाकार, जो पीछे मैंने एग्जाम्पल दिखाया था, ये रहा, स्तंभ से बने हुए हैं, खंबे से बने हुए हैं, ये स्तंभाकार उपकला उत्तक का। रोमक जिसमें बाल होते हैं, जैसे कि हमारी नाक में बाल होते हैं, और रोमक जैसे कि सीलिया बोलते हैं ना, कफ जैसे गले में चला जाता है, कि विपरीत जो मूवमेंट होती है, कि कफ ट्रेकिया में जाने के बाद भी वापस हमारे मुख से क्यों निकल जाता है, कि वहां पे सीलिया होती है, और ये रोमक उपकला होती है, छोटे छोटे बाल होते हैं, वो ऑटोमेटिक विपरीत तरफ, यानी कि जो जरूरी है आवश्यक गति के लिए ये उत्तरदायी होते हैं। ग्रंथिल उपकला, कि ग्रंथिल जैसे कि हमारी चेस्ट में है, जैसे कि बच्चा दूध पीता है कि स्तन में होती हैं ग्रंथिल उपकला, और भी कई जगह पे होती हैं ये। तो कंपाउंड एपिथेलियस यानी कि मिश्रित उपकला उत्तक, कि मिश्रित उपकला उत्तक क्या होता है? ट्रांजिशनल, कि अंतर्वर्तित होती है, और श्रृंगी तृतीय सल की उपकला है। आप खाली नाम पढ़िए, इससे अंदर ज्यादा आपको नहीं जाना। पेपर में इतना ही आएगा कि कंपाउंड एपिथेलियस कितने प्रकार का है, सिंपल एपिथेलियल कितने प्रकार का है, 5-5 प्रकार का है। सही मिलान में भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा किस में आएगा। बाकी किताब पढ़िए, आप स्वतंत्र है अपने आप से पढ़ने में। हम आगे बढ़ते हैं। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव को संयोजी उत्तक कहते हैं, कि नाम से ही बना हुआ ना, कनेक्ट, जो जोड़े, जो चीजों को जोड़े। यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, और हर बार क्वेश्चन सेम रहा है, कि रक्त क्या है, ब्लड क्या है, कौन सा टिश्यू है, तो ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ये सेम क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है हमारे एग्जाम में, कि ब्लड एग्जाम्पल है कनेक्टिव टिश्यू का। ये इस शरीर के ढांचा प्रदान करते हैं। खाली ये बहुत तरीके का होता है, ये खाली ब्लड तो लिक्विड फॉर्म में होगा, कई सॉलिड में भी होती हैं चीजें। इन ऊतकों में कोशिकाएं एक दूसरे से काफी अलग अलग रहती है, खुली खुली रहती हैं ज्यादातर में, जिनके बीच के स्थान के, इनको क्या कहते हैं? इंटरमोलिक्यूल कि ये देखिए राइट साइड में दे रहा आपको, ये डॉट डॉट से, ये 6 डॉट से दिखाई दे रहे होंगे, इनके बीच में देखिए जो खाली स्थान है, इसको इंटरमोलिकुलर सब्सटेंस, जैसे कि समझने की दृष्टि से आप समझो कि जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म था ना, कोशिका द्रव्य, जो अंदर जो लिक्विड भाग है उसके अंदर, उसी तरीके से उस जो बीच के जो भाग है उसको इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस कहते हैं, कि अंतर कोशिकीय, कोशिकाओं के बीच में जो चीजें हैं उसको अंतर कोशिकीय पदार्थ कहते हैं, और इसी को ही मैट्रिक्स भी कहते हैं। मैट्रिक्स अच्छे से नोट कर लेंगे कि मैट्रिक्स किसको कहते हैं। मैट्रिक्स कहते हैं कि इंटरसेलुलर सब्सटेंस को कहते हैं। मैट्रिक्स से क्वेश्चन माइटोकॉन्ड्रिया से भी पूछा जाता है, कि जो हम पढ़ रहे थे ना क्रेब्स साइकिल, क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछे जाते हैं कि क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ होता है, तो क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होता है। मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स किसको कहते हैं? इंटरसेलुलर सब्सटेंस, मतलब कि कोशिकाओं के मध्य का जो स्थान है उसको इंटरसेलुलर सब्सटेंस या अंतर कोशिकीय पदार्थ कहते हैं। आगे बताया कि संयोजी ऊतकों की कोशिकाएं विभिन्न रंग, रूप और आकार की होती है। मीनिंग इनकी शेप्स ना कई तरीके की होती है, कोई एक सिंपल शेप नहीं है इसकी, छोटा बड़ा टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी हो सकती है इसकी शेप। यद्यपि सबके संयोजी कार्य और काम इनके लगभग लगभग समान होते हैं, लगभग लगभग ऑलमोस्ट संयोजी ऊतक, क्योंकि मेन काम तो इसका ढांचा प्रदान करना है। जैसे कि एडिपोज टिश्यू है, कि वो फैट बनाता है एक तरीके से, और बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन करता है, बाहर से कवर किया हुआ है ना हमारे शरीर को, मसल्स को
और हड्डियों को ढका हुआ है, उसने ऑर्गन को ढका हुआ है। तो ये कनेक्टिव टिश्यू के वर्क हैं। ये कनेक्टिव टिश्यू ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेसिन चिमल सेल, थोड़ी मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ ठीक से। मेसिन चाइमल सेल से उत्पन्न हुआ है कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू कितने प्रकार का होता है? देखिए बहुत टाइप का होता है। आप देख भी सकते हैं कि लगभग लगभग पूरे शरीर में कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। जैसे कि इसके टाइप्स क्या हैं कि इसको अवकाशी ऊतक कहते हैं, इसको वसी एडिपोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। क्योंकि एडिपोज टिश्यू का काम क्या होता है? एक तरीके से बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना। एरिरोल टिश्यू का काम क्या होता है? इसका काम होता है कि अलग अलग सेल्स को जोड़ के रखना। व्हाइट फाइब्रस टिश्यू, टेंडन सुना होगा आपने, क्योंकि आप योगा के टीचर बनोगे तो आपको बताएंगे कि सूर्य नमस्कार का इफेक्ट कहाँ पड़ता है, उस शासन का इफेक्ट कहाँ, बोलोगे कि टेंडन में खिंचाव हो रहा है। टेंडन किसके बने हैं? टेंडन बने कि व्हाइट फाइब्रस टिश्यू के बने हैं। अब बोलते हैं कि येलो इलास्टिक टिश्यू, येलो, इसका काम सबसे बड़ा बीपी में होता है, हाई बीपी को कंट्रोल करने में, उसको बढ़ाने में इस टिश्यू का बहुत बड़ा योगदान होता है कि नर्व्स के अंदर पाया जाता है ये। और येलो कलर का होता है, ये व्हाइट कलर का होता है, इसलिए व्हाइट फाइब्रस टिश्यू। इसको येलो और इलास्टिक होता है। जैसे कि पाइप है ना, पाइप छोटी हो जाएगी तो बीपी बढ़ जाएगा, पाइप का मुंह बड़ा हो जाएगा तो बीपी कम हो जाएगा। कि इलास्टिक होता है, जो हम जैसे कि कई हार्मोन्स होते हैं या कई जो बीपी की दवाइयां होती हैं वो इसकी इलास्टिसिटी को कम या ज्यादा करती है, उसकी वजह से बीपी के ऊपर ये इफेक्ट डालता है। ये इसका वर्क है। रेटिकुलर टिश्यू जालीदार ऊतक होते हैं, इसका लिम्फ, जो लिम्फ होते हैं ना, इम्यूनिटी सिस्टम में इसका काफी योगदान है, जालीदार ऊतक का। और ये यहाँ से इसमें ब्लड बनता है कि ब्लड हमारा बोन मैरो में बनता है। ये ब्लड शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर पाया जाता है हमारी बॉडी के अंदर। कार्टिलेज, कार्टिलेज जैसे कि कान है, नाक है, कि जो पूरी हड्डी नहीं है। जैसे कान देखो, टाइट है ना, सख्त है कान, हल्के भी नहीं है, बिल्कुल भी वो नहीं है, तो इसको कार्टिलेज कहते हैं। नाक का अगले वाला भाग, हड्डी तो पीछे समाप्त हो गई है, जो आगे ये जो स्किन से जो अटकी हुई है इसको कार्टिलेज बोलते हैं। और भी कई जगह पे शरीर में कार्टिलेज पाया जाता है। जो पूरी हड्डी नहीं होती है, सिर्फ मांसपेशियों का एक गुच्छा होता है। बोन टिश्यू की, हाँ, अस्थि ऊतक, जैसे कि 3 प्रकार की बोन सेल्स होती हैं कि ओस्टियोप्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियो साइट, हाँ, ये 3 टाइप की सेल्स होती हैं हड्डी की, जो इसको निर्माण करती हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि ओस्टियोब्लास्ट की हड्डी का निर्माण कौन करती है? ओस्टियोब्लास्ट करती है। अच्छा नहीं, हड्डी को बढ़ाने के कौन योगदान है? और हड्डी जो कम करना हो कौन सी सेल्स करती है? ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट हड्डी को बढ़ाती है, ओस्टियोक्लास्ट कम करती है, ओस्टियोसाइट उसको मेंटेन करती है। लिम्फोइड टिश्यू, लिम्फ होते हैं, जैसे कि स्प्लीन है हमारा, और लार्ज इंटेस्टाइन के स्टार्टिंग में कौन सा होता है? अपेंडिक्स है। कि जो टॉन्सिल्स हैं, यहाँ पे लिम्फ नोड वगैरह जो होते हैं वो इस लसिका ऊतक के बने होते हैं, लिम्फोइड टिश्यू के ये बने हुए होते हैं। और म्यूकोइड टिश्यू, ये लगभग इसका हमारे रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है कि गर्भ के अंदर ये चीजें पाई जाती हैं। तो आप हल्का हल्का स्टडी कर लेंगे तो 2 3 मैं नोट्स आपको भेज दूंगा, ये स्लाइड भी मैं आपको भेज दूंगा, पढ़ लेना। अच्छा कोई बता देंगे, मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं करा रहा हूँ, आप समझ तो पा रहे हो ना मेरी चीज को? हाँ सर, थोड़ा नहीं राहुल फास्ट जी, हो रहा बहुत है। क्लैरिटी है, आप बहुत अच्छा बता रहे हैं, थैंक यू। ज्यादा फास्ट राहुल हो रहा है? जी, ठीक है जी। राहुल जी समझ तो आ रहा है, लेकिन थोड़ा ना स्पीड थोड़ी सी कम कर दो। सिलेबस मतलब ये पूरा करा दो, बट स्पीड थोड़ी ओके कम जी, रखना ओके, कि वर्ड ठीक है, क्लियर हो। आप ओके। ओके ओके, ठीक है जी, थैंक यू। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दूंगा इन चीजों को। आगे बढ़ते हैं। यानी कि मेन हमारे में टाइप्स आएंगे, और छोटी छोटी जो मेन मेन पॉइंट मैंने बताए हैं ना, लगभग क्वेश्चन वही आएंगे, क्योंकि हम योगा से रिलेटेड है ना, तो हमारी चीजें वही आएंगी कि जो हमारी हेल्थ से रिलेटेड हो। बहुत ज्यादा एमबीबीएस डॉक्टर वाले क्वेश्चन हमारे उसमें नहीं आएंगे। मस्कुलर टिश्यू तीसरे प्रकार का टिश्यू है। चलो मैं थोड़ा सा एक बार हल्का दोबारा बता देता हूँ।
टिश्यू हम पढ़ रहे हैं, टिश्यू 4 प्रकार के हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। एपिथेलियस हमने पढ़ा था ना, अभी 2 प्रकार का है, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल के 5 टाइप्स हैं और कंपाउंड के ये 5 टाइप्स हैं। कनेक्टिव टिश्यू अभी हमने पढ़ा 10 टाइप्स, जो एडिपोज है, येलो इलास्टिक है, व्हाइट फाइबर्स टिश्यू है, ये कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज द कनेक्टिव टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू, अब हम मस्कुलर टिश्यू पढ़ने जा रहे हैं और इसके बाद यहां से क्वेश्चन तो हर बार आता है, और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस की दृष्टि से, नंबर 4 पॉइंट, नर्वस टिश्यू से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में। तो इस पे मैं अच्छे से फोकस करूंगा। पहले वाले से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, इसलिए मैंने ज्यादा नहीं कराया पहले वालों को। तो मस्कुलर टिश्यू को करा रहे हैं अब हम नंबर 3 पे। मसल से हमारे शरीर की जो बनी है, देखिए मसल से पूरा शरीर मसल्स का बना हुआ है। सॉरी, मसल्स हड्डी आधार है, और हड्डी को कवर कौन कर रहा है? मसल्स कवर कर रही है। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, और लगभग, ये मुझे थोड़ा गलत लग रहा है जहां से लिया, लगभग शायद 650 के करीबन होती है मसल्स हमारे शरीर में। थोड़ा सा मतभेद रहता है अलग अलग लोगों का उसमें, लगभग 650 होती है मसल्स हमारे शरीर में। और मनुष्य के शरीर में 40% भाग पेशियों का होता है। और एक जगह पे मैंने पढ़ा था कि, हाँ यहाँ पर नोट कर लेंगे, मैंने नोट नहीं किया स्लाइड में, कि मेल में और फीमेल में मसल्स कितनी होती है। मेल में 41.5%, यहाँ पे 40 लिखा हुआ है ना, मेल में 41.5% मसल्स होती है बॉडी वेट का, और फीमेल में 35.5% मसल्स होती है। इसी वजह से जो शारीरिक रूप से जो फीमेल हैं वो थोड़ा सा वीक होती हैं मेल के मुकाबले। समझ पा रहे हैं? क्योंकि मसल्स उनके अंदर नेचुरली ही कम है, और मेल में नेचुरली ज्यादा है, इसीलिए कि मेल सामान्य रूप से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, और जो फीमेल है वो सामान्य रूप से बल के मुकाबले, मेल के मुकाबले कंपैरिजन में कम, उनके अंदर थोड़ी शक्ति होती है। सर रिपीट कर दीजिए एक बार। रिपीट दोबारा कर रहा हूँ। मेल में 41.5% मसल्स होती हैं, यानी कि इंसानों में, पुरुष में, और स्त्रियों में 35.5% मसल्स होती है टोटल बॉडी वेट का। अच्छा, हम ये पढ़ रहे थे कि मस्कुलर टिश्यू क्या होता है। मस्कुलर टिश्यू की पेशियां उत्तक, हिंदी में इसको कहते हैं मस्कुलर टिश्यू को, कि संकुचन, संकुचन मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट करना और इसको फैलाना, ये कार्य मसल्स का होता है। ये हमारी एक्सरसाइज में, ये इसका बड़ा रोल है इन चीजों का सबसे ज्यादा, क्योंकि आप किसी को एक्सप्लेन करोगे तो कैसे करोगे, कि कैसे गोमुख आसन करने से हमारी छाती में, हमारे हृदय में कैसे रक्त का प्रभाव बढ़ा है, तो आप बोलोगे ना कि कोहनी ऊपर किया है, कोहनी ऊपर करने से मसल्स में खिंचाव हुआ है, मसल्स में खिंचाव होने से वहां आपकी ब्लड की सप्लाई कुछ बढ़ गई है पहले के मुकाबले। अब ब्लड की सप्लाई बढ़ गई है तो ऑक्सीजन ज्यादा अच्छे से जा रही है, ऑक्सीजन ज्यादा अच्छे से जाएगी तो वो सेल्स को अच्छे से ऑक्सीजन मिलेगी, सेल को अच्छे से ऑक्सीजन मिलेगी तो अच्छे से एक्टिविटी करेगी, वो अच्छे से एक्टिविटी करेगी तो जो वेस्ट पदार्थ है आसानी से निकलेगा, वेस्ट पदार्थ निकलेगा तो जो हमारी नर्व्स है वो क्लीन हो जाएंगी तो बीमारी दूर हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन करोगे ना, जब आपको कुछ पता होगा तभी तो आप एक्सप्लेन करोगे, जब पता ही नहीं होगा तो एक्सप्लेन कैसे करोगे। एक बार रिपीट कर इसीलिए दीजिए, तो जो आपने पूरा बताया, सिर्फ इसी लाइन को। अच्छा जी, बता रहा कि हूँ, उसे ब्लड फ्लो बढ़ने से। ठीक है। दोबारा से, कि मानते हैं कि हमने एक्सरसाइज किया, खिंचाव हुआ, खिंचाव होने से क्या हुआ, मांसपेशियां खींची। मांसपेशियां क्यों खींची? क्योंकि इनका नेचर है मस्कुलर टिश्यू खींचना, इनका काम ही खींचना है, कॉन्ट्रैक्ट करना और खींचना। तो जब अच्छे से खिंचाव होगा तो इनके अंदर छोटी छोटी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स जो है, क्योंकि अच्छे से एक्सरसाइज न करने से वो ब्लॉक हो जाती हैं। अब ब्लॉक हो जाएंगी तो वहां पे ब्लड की सप्लाई रुक जाएगी। अब ब्लड की सप्लाई रुक जाएगी तो जहां वो ब्लड लेके जा रही थी वो उन सेल के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। अब वो सेल ठीक से काम नहीं करेंगे तो बीमार होंगे हम। अब जब हम अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे तो जो ब्लड वेसल्स है वो खुल जाएंगी। अब ब्लड वेसल्स खुल जाएंगी तो अच्छे से ब्लड जाएगा, सेल को अच्छे से ब्लड मिलेगा, तो सेल के जो अपने कार्य हैं, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है,
और जितने भी जो कार्य है सेल की वो अच्छे से कर पाएगी। एक्सक्रिएशन जो वेस्ट पदार्थ है अच्छे से निकलेगा, हार्मोन्स प्रोटीन अच्छे से सेल बनाएगी। जब अच्छे से बनाएगी तो अपने आप ही बीमारियां ठीक हो जाएंगी। ठीक है, आगे हम बताते हैं कि जो हमारी बॉडी की जो मूवमेंट है, जिसकी वजह से हम चलते हैं उठते हैं, मैंने हाथ उठाया हाथ नीचे किया, ये जो मूवमेंट हो रही है मसल्स की वजह से। हड्डियां तो सिर्फ स्ट्रक्चर देती हैं, लेकिन जो मेन जो मूवमेंट वर्क होता है वो मस्कुलर सिस्टम का होता है। उसमें मस्कुलर टिश्यू का काफी बड़ा योगदान है, क्योंकि अजय खींचेगा ही नहीं। जैसे कि मेरा हाथ सामने, अब मैंने कोहनी को मोड़ लिया, क्योंकि कई मसल्स फिर कॉन्ट्रैक्ट हुई हैं और कई स्ट्रेच हुई हैं। अब पीछे की कोहनी वाले भाग की देखो मेरी मसल खिंच गई हैं, और कोहनी के अंदर वाले भाग की कॉन्ट्रैक्ट हो गई है। अब हाथ सीधा कर दिया तो यहाँ से मसल खिंच गई हैं, पीछे वाली कॉन्ट्रैक्ट हो गई है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट और ये खिंचाव बढ़ाव चलता रहता है। अगर ये नहीं होगा तो मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं है हमारे शरीर में। तो मूवमेंट का कार्य जो है वो मस्कुलर सिस्टम की वजह से, मसल्स की वजह से ही होता है। और इसके अलावा और क्या काम होते हैं कि इरिटेबिलिटी, मतलब कि उत्तेजनशीलता, कि भागना दौड़ना की जो एक्टिविटी वाले कार्य है वो मस्कुलर मसल्स से ही होते हैं। और कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी को ज्यादा रोल तो नर्वस टिश्यू का होता है, लेकिन इनका भी काफी, क्योंकि इनके अंदर भी तो नर्व्स होती है ना, क्योंकि ये नहीं होंगे तो फिर नर्व्स खाली क्या करेंगी। तो उनसे मैसेज जाना, ब्रेन से वापस आना, मैसेज आना, ये इनका कार्य है। लचीलापन जब भी बताया ना मैंने, कोहनी मोड़ के कोहनी सीधा करके, कि मैंने पश्चिमोत्तानासन किया, पेट की मसल थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट हो गई, कमर की मसल खिंच गई, अब मैं वापस आ गया, अब वापस कमर की मसल, पेट की मसल, कमर की मसल रिलैक्स हो गई। तो इलास्टिसिटी इसमें पाए, इसके सबसे बड़ा गुण है, जिसकी वजह से हमारे पोस्चर्स और हमारी बॉडी की मूवमेंट्स होती है। इसमें भी वही है, देखिए यहाँ पे पढ़े कि पेशीय ऊतक में अंतर कोशिकीय पदार्थ, अंतर कोशिकीय पदार्थ पीछे भी बताया था मैंने, किसको बोलते हैं कि इंट्रा सेलुलर सब्सटेंस, की सेल्स के बीच में जो खाली स्थान जो रह गया है, जिसमें और कोई लिक्विड वगैरह या और चीजें हैं। जैसे कि सेल की बात करें, एक जनरल सेल में क्या होता है कि अंदर न्यूक्लियस होता है, बाहर सेल मेम्ब्रेन होती है, और भीतर अंदर कई, जैसे कि लिविंग नॉन लिविंग जो चीजें तैरती रहती हैं उस लिक्विड में। जो बीच का जो स्थान है, खाली स्थान है, वो इंट्रा सेलुलर सब्सटेंस है, वो इसके अंदर कम होता है। वो सेल के अंदर की बात बताई है, लेकिन यहाँ पे बाहर की बात है। बाहर की, जैसे कि समझो कि एक कढ़ाई में, एक बड़ी परात में हमने 1 किलो रसगुल्ले डाल दिया, कि प्लीज अपना माइक बंद कीजिए, कौन है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इससे समझाना चाहूंगा आपको। देखिए ये कढ़ाई है, अब इसमें मैंने रसगुल्ले डाल दिए, अब इसमें सेल्स के बीच में देखो, ये सेल्स हैं बॉडी की, अब इसके बीच में देखो कितना डिस्टेंस है, खुले खुले पड़े हुए हैं। 1 किलो रसगुल्ले एक कढ़ाई में पड़े हुए हैं। अब यहीं पे मैंने बढ़ा दिए, 1 किलो और डाल दिए। अब 1 किलो डाल दिए तो पास पास हो जाएंगे ना, मतलब कि डिस्टेंस कम हो जाएंगी इनके बीच की। मतलब कि यहाँ पे यही कहा जा रहा है, पीछे जो हम पढ़ रहे थे उसमें जो इंटरसेलुलर सब्सटेंस का गैप ज्यादा था, और यहाँ पे क्या बताया गया, यहाँ पे सेल ये गैप कम होता है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। और जैसे एक जगह पे मैंने पढ़ा था कि सूर्य नमस्कार करने से हमारे शरीर की लगभग 200 से ज्यादा मांसपेशियों पे इफेक्ट पड़ता है। 200 से ज्यादा अकेले सूर्य नमस्कार करने से, क्योंकि तभी सूर्य नमस्कार को इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट बोला जाता है कि ज्यादा से कई बहुत सारी मसल्स पे उसका इफेक्ट देखा गया है। तो रेखित होती हैं, मतलब कि उसमें रेखाएं से बनी होती हैं। स्ट्रक्चर में दिखाऊंगा अभी, आप समझिए कि रेखा रेखा सी ऐसी लाइन से बनी होती है, उनको रेखित बोलते हैं। शरीर में सर्वाधिक पेशियां पीठ में, कमर वाले भाग में बताई गई है। पीठ में 180 पेशियां, कमर के भाग में, ये रहा कमर का, देखिए कमर का भाग में 180
पेशियां लगभग पाई जाती हैं। अब मसल्स कितने प्रकार की होती हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कितने प्रकार की मसल्स होती है। मसल्स 3 प्रकार की होती है कि वॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। वॉलेंट्री को बोलते हैं ऐच्छिक पेशी, इनवॉलेंट्री को बोलते हैं अनैच्छिक पेशी और कार्डियक को बोलते हैं हृदय पेशी। अब देखना ये है कि देखिए वॉलेंट्री मसल्स, वॉलेंट्री मतलब कि ऐच्छिक, नाम ही हिंदी वाला ज्यादा सरल है। ऐच्छिक मतलब कि हमारी इच्छा है, जैसे कि उठना बैठना। जो स्केलेटल मसल्स हैं जैसे कि हाथ की पैर की, मेरी बाइसेप्स है, मेरे सिक्स पैक है पेट के, यानी कि जो थाई की मसल्स हैं, इनको उठाना घुटना उठाना मेरी इच्छा से हो रहा है ना, मैं उस इच्छा से अप डाउन कर पा रहा हूँ। यानी कि जिन मसल्स पे हमारा कंट्रोल होता है, हमारी इच्छा से वो मसल्स काम करती हैं, उनको वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। और अनैच्छिक पेशी जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं है, जैसे डाइजेशन, सीलिया, खाने के अंदर की जो बोलते हैं उनको पेरिस्टाइटल मूवमेंट जो होती है, कर्मानुकुंचन गतियां, जो पेट के अंदर खाने की गतियां होती हैं, ऑटोमेटिक हो रही है ना, हमारा कंट्रोल नहीं है, हम अपनी इच्छा से उनको बढ़ा नहीं सकते हैं। थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाता है, लेकिन जो ऑलमोस्ट जो होती है वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा ही वो कंट्रोल होती हैं, और वो अपने आप ही होती है वो, यानी कि हमारी इच्छा उस पर काम नहीं करती है कि मैं चाहूंगा तो मेरा खाना पचेगा, मैं चाहूंगा तो मेरा खाना नहीं पचेगा, ऐसा नहीं होता। वो अपने आप ही पचेगा, जो पेट में चला गया वो डाइजेस्ट होएगा, क्योंकि वो इनवॉलेंट्री है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। यानी कि वो मसल्स जो हमारी इच्छा के विरुद्ध है, यानी हमारी इच्छा काम नहीं करेगी उस पर, उनको इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया होगा, ये देखो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का यहाँ पे फोटो ही लगा दिया कि जैसे कि लीवर काम कर रहा है, हमारा स्टमक काम करना है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इनके जो मूवमेंट है हमारी इच्छा नहीं है, अपने आप काम करेगा। हम जैसे कि सुबह जाते हैं, पाइल्स क्यों होती है, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि 2 प्रकार के वहां पे रुकावट होती है। एक होता है कि एक्सटर्नल बोलते हैं उसको, एक्सटर्नल वॉल, एक होता है इंटरनल वॉल। हम जबरदस्ती स्टूल को बाहर निकालते हैं क्योंकि वो इनवॉलेंट्री है, हमारी इच्छा का नहीं है, वो ऑटोमेटिक अंदर से खुलने वाला है। हम जबरदस्ती करेंगे तो पाइल्स हो जाएगी, ब्लड वहां पे फूलने लगेगा, गांठें बनने लग जाती हैं। अगर हम इसके खिलाफ, नेचर के खिलाफ जाएंगे, इसलिए तो बोलते हैं कि स्टूल कर, यानी कि सोच करते हुए जो जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे वॉलेंट्री मसल्स नहीं है, वहां पे इनवॉलेंट्री मसल्स वर्क करती हैं, और इनवॉलेंट्री मसल्स अपने आप काम करेंगी। जब स्टूल को बाहर आना होगा ना, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, आप रोकोगे ना तब भी नहीं रुकेगा, अगर उसको आना है तो। इनवॉलेंट्री का ये वर्क है, देखा होगा ना कई लोग चलते चलते कईयों को पेट में बड़ा हो गया और निकल गया, यानी कि, और नहीं तो कब्ज बनी हुई है, कितना ही आप जोर लगा लो बाहर नहीं आएगा। तो इनवॉलेंट्री का वर्क है ये, हमारी इच्छा में नहीं है। थोड़ा सा हम कंट्रोल कर सकते हैं, ज्यादा कंट्रोल इस पे नहीं किया जा सकता। और तीसरी क्या है, कार्डियक, ये थोड़ा स्पेशल है क्योंकि इसमें कुछ गुण इसके और कुछ इसके पाए जाते हैं, इसलिए इसको अलग बताया गया, क्योंकि इसमें लाइंस पाई जाती हैं और लाइंस वॉलेंट्री में होती है, और क्योंकि ये ऑटोमेटिक हमारे कंट्रोल में भी नहीं है, क्योंकि इनवॉलेंट्री का भी वर्क करती है, तो इनको इसलिए अलग से यहाँ पे श्रेणी दे दिया गया। इनको कहते हैं कार्डियक मसल्स। हृदय पेशी ये सिर्फ हार्ट में ही होती हैं, हार्ट के अंदर जो मसल्स पाए जाते हैं उनको कार्डियक मसल कहते हैं। देखिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन नीचे भी लिखा हुआ है कि वॉलेंट्री मसल्स को स्ट्रेट मसल की लाइंस होती हैं उसमें, जैसे कि ये दिया हुआ ना, देखो ध्यान से देखो, इसमें लाइंस बनी हुई है ना, देखो ऊपर से नीचे लाइंस बनी हुई है, देखो यहाँ पे इसमें भी लाइंस बनी हुई है, कि इनमें लाइंस होती हैं, और ये स्केलेटल मसल्स में होती हैं। यानी कि वॉलेंट्री मसल्स को स्ट्रेट मसल्स भी कहते हैं, और इन्हीं को ही स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे, वॉलेंट्री को ऐच्छिक पेशी, ऐच्छिक पेशी को रेखित पेशी, रेखित यानी कि रेखाएं पाई जाती हैं, और कंकाली यानी कि जो कंकाल बाहर है, बाहर की तरफ है, जो कंकाल को जो जोड़े हुए है वो कंकालीय पेशी। इनको इच्छानुसार संकुचित या प्रसारित
किया जा सकता है हम, क्योंकि हाथ उठाना नहीं उठाना हमारे हाथ में है, हमारा कंट्रोल है, तो ये वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं उनको। टेंडन, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, टेंडन किसको कहते हैं? कि देखिए पहले डेफिनेशन पढ़ लीजिए, टेंडन क्या है कि जो पेशियां अर्थात जो मसल्स बीच में तो मोटी होती हैं तथा दोनों सिरों पर बहुत पतली होती हैं, बीच में तो मोटी होती हैं और दोनों सिरों पर पतली होती हैं, उनको टेंडन कहते हैं। अब टेंडन के द्वारा पेशी अस्थि से जोड़ती है। अब देखो ये पिक्चर ये लगा रखी है, ये हमारी हाथ की है, इसको ह्यूमरस बोन बोलते हैं, ठीक है, शोल्डर से लेके एल्बो तक की। तो देखिए ये दिखाई दे रहा है आपको, ये टेंडन दिखा रखा है, देखिए बीच में तो देखो ये मसल कितनी मोटी हो गई है और हड्डी के पास जाते 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 कितनी पतली हो गई है, ठीक है। और अभी हमने जो टिश्यू पढ़ाया था ऊपर, वो टिश्यू कौन सा होता है? व्हाइट फाइब्रस टिश्यू के टेंडन बनते हैं, डब्ल्यू व्हाइट फाइब्रस टिश्यू के। और वो किस में आता है? वो व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो ये टेंडन का एग्जांपल हो गया। और भी कई जगह पे होते हैं कि जो हड्डियों के साथ जोड़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ स्केलेटल मसल्स, अब जो स्केलेटल मसल्स जो है ना, दो प्रकार की होती हैं, एक होती है फैलाने वाली, एक होती है सिकोड़ने वाली। कि जैसे कि मेरा हाथ सामने सीधा है, अभी मैंने कोहनी मोड़ लिया। एक है जो खींच रही है बाहर से, कोहनी की मसल्स को खिंचाव आ रहा है, एक है जो अंदर से रिलैक्स कर रही है, एक कॉन्टेक्ट का काम कर रही है। इनके दो प्रकार के स्केलेटल मसल्स होती हैं, एक मोड़ने वाली पेशियां और दूसरी फैलाने वाली। इनवॉलेंट्री, क्योंकि तीन प्रकार की हैं टाइप्स ऑफ मसल्स, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एंड कार्डियक। वॉलेंट्री हमने पढ़ लिया, अब हम इनवॉलेंट्री मसल्स पढ़ रहे हैं। टाइम है हमारे पास? टाइम तो हो गया, ये कर लेते हैं, नर्वस में कल करा दूंगा आपको। इनवॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री क्या है कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, इनको अरेखित, इसमें रेखाएं नहीं होती हैं तथा स्मूथ होती हैं, स्मूथ मसल्स होती हैं। देखिए यहाँ पे एग्जांपल ये फोटो में दिखाई दे रहा होगा, देखिए स्केंटल में कहा था ना कि रेखाएं होती हैं, देखो स्पष्ट दिखाई दे रही है रेखाएं, हमें इसमें लाइंस दिखाई दे रही हैं, लेकिन इसमें लाइंस नहीं है। और कार्डियक में लाइन है लेकिन ये कंट्रोल में नहीं है, इसलिए इसको अलग मसल्स बोल देते हैं। इसमें थोड़े थोड़े दोनों की क्वालिटी होती है। ये पेशियां इच्छाधीन होती है कि हाथ में नहीं इखनोक पचे, और इसमें जरूरी है जुड़ी नहीं होती, बल्कि इसके अंतराल से जुड़ी होती है, इसलिए अंतरंग, क्योंकि अंदर होती हैं चीजें। विजुअल पार्ट, जो विजुअल वर्ड है एनाटॉमी में, ये ध्यान रखेंगे, विजुअल शब्द अंदर की चीजों के लिए यूज किया जाता है, बोलते हैं ना विजुअल ऑर्गन्स, विजुअल चीजें, कि अंदर की तरफ जो चीजें हैं उनको विजुअल बोला जाता है एनाटॉमी की लैंग्वेज में। विजुअल मसल्स क्योंकि अंदर पाए जाते हैं, स्केलेटल तो बाहर होती है, हम देख रहे हैं, बाइसेप्स को देख रहे हैं, ट्राइसेप्स को देख रहे हैं, ट्रेपजियम को देख रहे हैं, मुंह को, फेस को देख रहे हैं, लेकिन इनको, ये अंदर होते हैं, इनको नहीं देखते, इसलिए इनको विजुअल मसल्स कहते हैं। एग्जाम्पल देखो दे रखा है कि कर्मानुकुंचन जो गति है, पेरिस्टाइटल मूवमेंट, कि खाना अपने आप ही मुंह से गया, अपने आप मूवमेंट करता हुआ इसोफेगस से स्टमक में गया, डियोडिनम अंदर पेट में पूरा मूव कर रहा है, वो ऑटोमेटिक मूवमेंट हो रही है उसकी, उसको पेरिस्टाइटल मूवमेंट बोलते हैं। ये किसकी वजह से हुई? इनवॉलेंट्री मसल्स की वजह से होती है। कार्डियक पेशी ये हार्ट में पाई जाती है, इसको हृदय पेशी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ऐच्छिक पेशियों की तरह पट्टियां, बता रहा था ना, पट्टियां यानी कि रेखाएं। देखिए ये टू पर देखिए, स्केलेटल जो है इसमें पट्टियां हैं, इसमें नहीं है, इसमें पट्टियां तो बनी हुई हैं, देखिए लिख रखा है ना कि पट्टियां होती है परंतु इनकी क्रिया अनैच्छिक होती है। दोनों की क्वालिटी होती है इसमें थोड़ी थोड़ी, उसमें पट्टियां हैं लेकिन कंट्रोल में भी नहीं है, इसलिए इसको अलग से इसका नाम दे दिया गया कि कार्डियक मसल्स है। अब ये मसल्स मृत्यु तक, ये हमेशा जब तक हम मर नहीं जाते तब तक कार्य करता है। बोलते हैं ना, हार्ट रुक गया तो जिंदगी खत्म, जिंदगी वहीं पे रुक जाती है। तो क्या है कि ये मरने तक काम करती रहती है, शुरू से लास्ट तक।
तो हमने पढ़ लिया। और जो है ये नर्वस टिश्यू मैं आपको कल पढ़ा दूंगा, ठीक है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्वस वाला। आज हमने क्या पढ़ा है, मैं दोबारा से एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। आज हमने टिश्यू पढ़ा है। टिश्यू 4 प्रकार के हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस। एपिथेलियस जो है इसका प्रोटेक्शन का वर्क होता है, एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन और एक्सक्रेशन का वर्क होता है, और खोखली जगहों में ही पाया जाता है। इसके 2 प्रकार है, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल के 5 टाइप्स है, कंपाउंड के 5 टाइप्स है। कनेक्टिव टिश्यू जो है कि शरीर को ढांचा प्रदान करते हैं, ठीक है, और इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस जिसमें दूर दूर होते हैं। ब्लड इज द कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के 10 एग्जांपल्स दिए हुए हैं यहाँ पे, सबका अलग अलग वर्क, आप पढ़ लेंगे इसको। मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू मसल्स 3 प्रकार की होती हैं, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एंड कार्डियक। वॉलेंट्री जिसपे हमारा कंट्रोल होता है, इनवॉलेंट्री जो कंट्रोल में नहीं होती, हृदय पेशी जिसमें वॉलेंट्री की तरह रेखाएं पाई जाती हैं और लेकिन वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, वो सिर्फ हार्ट में पाई जाती है। 3 प्रकार की मसल्स होती हैं। तो ये हो गया आज का। ऐसा है कि आपको समझ आया होगा। अगर किसी को कोई और कोई मुख्य कोई डाउट हो तो बता सकते हैं, क्योंकि समय भी हो गया है। टाइम हो गया, मैं क्वेश्चन का टाइम खत्म हो गया। कोई बात नहीं, मैं कल